गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज रशिया ने सू-57 सुखोई 57 जो स्टेल्थ फाइटर है 5th जनरेशन का, उसकी प्रोडक्शन को फास्ट करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान ने कराची पोर्ट, जी हाँ, बांग्लादेश के गुड्स के लिए यूज करने का परमिशन दे दिया है। भारत के लिए क्या संदेश हो सकते हैं, बात करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वॉर ऐसा लगता है कि आमने सामने खड़ी है। टर्की में जो मीटिंग हो रही थी वो फेल हो गई है, उसमें से कोई भी आउटकम नतीजा नहीं निकला है। अमेरिका की सैंक्शन के बाद रशिया का ऑयल एम्पायर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे क्रम्बल होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। और हालात थोड़े से नाजुक से होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और आदाब। आप लोग फीडबैक देते हैं, अच्छा लगता है। और कई बार कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं कि जो शायद लोगों को पसंद भी नहीं आते। कोई कंटेंट ऐसे हैं तो फिर उस पर ट्रोल करने वाली बातें भी होती हैं। बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ गेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। खासतौर से बांग्लादेश से कई बार बहुत एडवर्स कमेंट आ जाते हैं आजकल, कि ग्रेटर बांग्ला का जो मैप था उसके ऊपर काफ़ी एडवर्स कमेंट आए उसके ऊपर। तो आप अखंड भारत बना सकते, तो हम अखंड बांग्लादेश क्यों नहीं बना सकते। चलिए ठीक है साहब, हमारा काम प्रेजेंट करना है, आपको जो भी कमेंट करना आप करते रहिए। पहली खबर पे आते हैं। सू-57, ऐसा लगता है कि यूक्रेन वॉर तो रुकने का नाम ले नहीं रही है। और अब कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ पे सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर का प्रोडक्शन तेज गति से करने का फैसला लिया गया है। 2020 में ऑपरेशनल सर्विसेज में शामिल हुआ था और भारत को भी ये विमान वो बेचना चाहता है, भारत खरीद नहीं रहा है। लेकिन रशिया इस महीने इस जेट प्रोडक्शन को बढ़ाने जा रहा है, यानी कि और ज़्यादा। उनकी योजना क्या है कि 2027 तक, समझो और 3 साल तक, हर साल 76 सू-57 फाइटर विमान तैयार करने की है। हर साल यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है उनकी, तो हर साल वो 76 सू-57 स्टेल्थ फाइटर बनाएगी। और काफ़ी बड़ा नंबर है हर साल के हिसाब से देखा जाए तो। ये बहुत कम देश है जो इतने बना पाते। चाइना आजकल ऑलमोस्ट मोर देन 100 स्टेल्थ फाइटर पर ईयर बना रहा है। और चूंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो अपने हथियार लगातार यूक्रेन को दे रहे हैं। और अब सुनने में आया कि स्वीडिश ग्रिपेन जो एक फाइटर प्लेन है, वो जेलेंस्की को करीब 150 प्लेन देने जा रहे हैं। उसकी डिलीवरी भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अब इस हिसाब से अगर इतने प्लेन यूक्रेन को मिलेंगे तो फिर रशिया को भी भारी मात्रा में और ज़्यादा सामान की, कलपुर्जों की और एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होगी। तो सू-57 जो है वो अमेरिका के F-35 को चुनौती दे सकता है। हर साल 76 नए प्लेन बनाना एक रिमार्केबल अचीवमेंट होगा, क्योंकि इतने स्टेल्थ विमान बनाना तो किसी के बस की बात नहीं है हर साल। और अमेरिका को छोड़ो, कोई भी कंट्री नहीं बना पाता है। चाइना है जो उनका एक स्टेल्थ फाइटर है चेंगडू 20 जो है, उसको वो 100 फाइटर प्लेन हर साल बना रहा है। तो चाइना का तो प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे है इस टाइम। अब सू-57 चेकमेट के प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया जा रहा है और F-32 और F-22 को काउंटर करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। 5th जनरेशन का स्टेल्थ है। भारत को कई बार ऑफर किया जा चुका है, उसकी टेक्नोलॉजी भी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन भारत ने अभी तक हाँ नहीं की है। अमेरिका का डर है, वो उस डर के कारण भारत हाँ नहीं कर रहा है, ये सबको पता है। अब रही बात कि इस विमान में अभी तक कई अपग्रेडेशन तो हुए हैं। 2 इंजन वाला विमान है और इसमें जो इंजन्स वगैरह वो भी स्ट्रॉन्ग हैं। अपने ही
रशियन इंजन ही है इसके अंदर, ये अमेरिकन इंजन नहीं है इसमें। तो मुझे लगता है कि Su-57 का फास्टर प्रोडक्शन जो है वो अपने आप में एक चुनौती होगी नेटो को भी, और जो नेटो से रिलेटेड बाकी सारे देश हैं उनके लिए भी। एक दूसरी खबर है कि पाकिस्तान ने अपना कराची पोर्ट बांग्लादेश को इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है। पहले भारत ने ये परमिशन दी हुई थी कलकत्ता पोर्ट की, जो बिल्कुल साथ में लगता है, तो बांग्लादेश का माल वहाँ पर आता था और वहाँ पोर्ट से वो लोडिंग होके चला जाता था। अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट के इस्तेमाल की पेशकश की है। ये पाकिस्तान बांग्लादेश जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन की एक 9th मीटिंग थी, तो इस 9th मीटिंग में प्रपोजल रखा गया है। लेकिन मुझे एक बात इसमें समझ नहीं आई कि कराची पोर्ट का इस्तेमाल अगर हो भी जाएगा तो करेगा कैसे वो। कलकत्ता पोर्ट का इस्तेमाल तो इसलिए होता था कि बांग्लादेश और कलकत्ता पोर्ट साथ में लगे हुए हैं वहाँ पर, और जब से पद्मा रिवर के ऊपर ब्रिज आया तो वहाँ से बांग्लादेश से सामान को कलकत्ता पोर्ट तक लाना बहुत आसान हो जाता था। लेकिन यहाँ से कोई सामान पहले चिटागोंग पोर्ट से पहले वो कराची जाएगा, फिर कराची से आगे दुनिया में जाएगा, और कराची कोई ट्रांजिट पोर्ट तो है नहीं। तो फिर ये तो उल्टी बांस बरेली वाली बात हो जाएगी। एक जेस्चर के तौर पर तो ठीक है, लेकिन एज ए लॉजिस्टिक के तौर पर मुझे ये कुछ बात जच नहीं रही है कि वो उसको ऑफर करके वो कैसे उसको यूज़ करेगा। क्योंकि अगर उसको जहाज़ को आगे भेजना है तो वो ऑलरेडी बांग्लादेश के पास जो ट्रांजिट पोर्ट है, जो जेबल अली का पोर्ट है दुबई का, जिसको इस्तेमाल करता है, वो वहाँ से होकर जाएगा, वो उसका इस्तेमाल करेगा। वो कराची पोर्ट से इस्तेमाल करके उसको वहाँ पे, कराची को कोई ट्रांजिट पोर्ट थोड़ी है। कराची पोर्ट का सामान तो खुद जेबल अली पोर्ट पे जाता है और फिर वहाँ से ट्रांजिट होकर आगे जाता है। चलिए ठीक है, इससे तो उसके पास जो पहले जो कोलंबो पोर्ट का जो ऑप्शन आया था बांग्लादेश के पास, वो एक बेटर ऑप्शन था, क्योंकि कोलंबो का जो पोर्ट है वो ट्रांजिट पोर्ट है। हमें ट्रांजिट पोर्ट और एक नॉर्मल पोर्ट के अंदर फ़र्क समझना होगा। जो नॉर्मल पोर्ट होता है वहाँ से सामान निकलता है और दुनिया के वेरियस डेस्टिनेशन को, सपोज़ करो कि बॉम्बे से एक जहाज़ निकला, बॉम्बे भी कोई ट्रांजिट पोर्ट तो है नहीं, इंडिया में अभी तक कोई ट्रांजिट पोर्ट है नहीं जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहा जाए तो बाहर सपोज़ करो बॉम्बे से कोई जहाज़ निकलता है, उसमें 15 कंट्री के कंटेनर्स हैं, तो वो 15 कंट्री के कंटेनर सबसे पहले कहाँ जाएंगे, कहाँ से अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, वो फिर वहाँ से जेबल अली पोर्ट जाएंगे दुबई में, दुबई से वो कंटेनर उतरेंगे और अपने अपने जो जहाज़ होते हैं वहाँ पे लद के चले जाएंगे। ऐसे ही हांगकांग का ट्रांजिट पोर्ट है, सिंगापुर का ट्रांजिट पोर्ट है, इंडिया का भी एक ट्रांजिट पोर्ट आ रहा है अंडमान निकोबार के अंदर, लेकिन उसको बनने में उसको कम से कम 8-10 5-7 साल तो और जाएंगे कम से कम, इससे कम में तो काम नहीं होगा। तो पाकिस्तान का पोर्ट कोई ट्रांजिट पोर्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का खुद का सामान जो वहाँ से पहले दुबई पोर्ट जाता है या किसी और ट्रांजिट पोर्ट पे जाता है और तब वो आगे अलग अलग डेस्टिनेशन में पहुँचता है। तो मुझे नहीं मालूम कि एक लॉजिस्टिक के तौर पर वो कहने को बड़ा अच्छा लगता है, कहने को बड़ा अच्छा लगता है। कलकत्ता पोर्ट जो इंडिया का, वो इसलिए यूज़फुल था कि वो बॉर्डर के साथ लगा हुआ था। उधर ट्रक से माल लदा, ट्रक से माल लद के, या ट्रेन से माल लदा तो ट्रेन से लद के सीधा कलकत्ता पोर्ट पे चला जाता था, वहाँ से वो सीधा जेबल अली पोर्ट से अगर उसको ईस्ट में जाना है, सपोज करो कि दुबई साइड में, अगर यूरोप को और अमेरिका को नहीं भेजना है न्यूयॉर्क साइड में, और अगर उसको ऑस्ट्रेलिया जापान भेजना है या अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजलिस को भेजना है, तो फिर वो इंडिया के ईस्टर्न साइड में हांगकांग पोर्ट से या सिंगापुर पोर्ट से ट्रांजिट में जाके फिर उस पर आगे जाता है वो। दैट इज़ हाउ द सी लॉजिस्टिक्स टेक्स प्लेस। तो ये बोलने के लिए बहुत अच्छा है और जो उनका ऑफ़र है वो भी अच्छा है, लेकिन ये कोई एक ऑप्शनल उसको ट्रेड रूट देगा मुझे नहीं लगता ये, जितनी, क्योंकि मुझे पोर्ट्स की काफ़ी जानकारी है, पोर्ट्स की काफ़ी नॉलेज है, क्योंकि मेरा उससे रिश्ता रहा है पोर्ट से, और किस ढंग से सामान कहाँ पहुँचता है वो भी मुझे पता है। तो अल्टीमेटली जो सारा का सारा जो इफ़ेक्टिव रूट होता है वो जो गल्फ़ के अंदर है वो जेबल अली का है, जो दुबई का है, कि पहले जहाज़ वहाँ जाते हैं, वहाँ से 15-20 जहाज़ों का जो सारा का सारा वो होगा, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जहाज़ सीधे के सीधे हिंदुस्तान से अगर भर के निकलते हैं और यूरोप के 5-6 मुल्कों हैं
तो वो यूरोप के ट्रांजिट जो शिप है वहाँ पे चले जाते हैं, ट्रांजिट पोर्ट पे चले जाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर वहाँ से अमेरिका चले जाते हैं। वो रूट बने हैं उसके, लेकिन ट्रांजिट पोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। कराची इज़ नॉट ए ट्रांजिट पोर्ट, बॉम्बे इज़ नॉट ए ट्रांजिट पोर्ट, चेन्नई इज़ नॉट ए ट्रांजिट पोर्ट। भारत में कोई भी ट्रांजिट पोर्ट अभी तक नहीं है। श्रीलंका का कोलंबो पार्टी ट्रांजिट पोर्ट है, मैं आपको बताऊं, और उसकी शायद कुछ सुविधाएं ट्रांजिट पोर्ट की कोलंबो की ऑलरेडी बांग्लादेश यूज़ करता है। तो कराची पोर्ट का जो ऑफरिंग है वो एक किस्म से एक जेस्चर है, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ हो पाएगा नहीं। हाँ, डायरेक्ट दोनों के बीच में कुछ सप्लाई है कि कोई आइटम आपको बांग्लादेश से पाकिस्तान भेजनी है या पाकिस्तान से बांग्लादेश भेजनी है, उसके लिए वो ठीक है। अभी तक तो वो भी नहीं था, डायरेक्ट शिप नहीं जाते थे पाकिस्तान को। ख़ास तौर से शेख हसीना के टाइम में ये नहीं था। तो अगर पाकिस्तान को कुछ गुड्स चाहिए होता था तो वाया उसके पास दुबई होके आता था, वो दैट वाज द रूट है। जैसे इंडिया से भी जो गुड्स है पाकिस्तान नहीं जाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान को चाहिए तो वाया दुबई होके जाता है। इंडिया दुबई भेजेगा, दुबई से वो खरीद के फिर वो पाकिस्तान लेके जाएगा। तो इस किस्म की चीज़ें समुद्री रूट में होती हैं। इसके साथ आते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की वॉर के ऊपर। टर्की में जो डील होनी थी हो नहीं पाई है, जो शांति वार्ता वो भी नहीं हो पाई है। दोनों कंट्रीज़ के बीच में सुलह होने की सारी पॉसिबिलिटीज़ खत्म हो गई हैं। और ऊपर से पाकिस्तान का कहना कि अफ़गानिस्तान को एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। तालिबान ने भी कहा कि भाई पाकिस्तान को भी फिर बड़ी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोनों देशों के बीच में जो पहले झड़पें हुई हैं ड्यूरेंट लाइन के ऊपर कई जगह पे, और दोनों साइड के लोग मारे गए हैं, और लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि धीरे धीरे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक जंग की ओर बढ़ रहे हैं। ज़्यादा करके जंग जो होगी ज़मीनी जंग ही होगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास तो एयरफोर्स है नहीं। पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है जिसका वो इफेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो ज़मीनी फोर्सेस हैं वहाँ पर भी तालिबान के पास शायद उतनी पावरफुल मिलिट्री नहीं है जितनी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान की मिलिट्री फुल फ्लैश मिलिट्री है, लेकिन अफ़गानिस्तान के जो लड़ाके हैं वो तो खैर उन्होंने तो कभी रशिया और अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके हैं, तो फिर पाकिस्तान के सामने घुटने क्या टेकेंगे। तो अगर ये जंग शुरू हो गई तो फिर ये बहुत लंबा चलेगी। इसमें मारामारी भी लंबे टाइम होगी, फिर इसमें ब्लड बाथ भी लंबे टाइम होगा। और फिर जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है, जो डिफेंस मिनिस्टर भी पाकिस्तान ने, कि अगर ये सारी की सारी जो टॉक्स है फेल हो गई तो फिर पाकिस्तान के साथ जंग करने के लिए अफ़गानिस्तान तैयार हो जाए। इसके बाद एक आते हैं रशिया के ऑयल एम्पायर के ऊपर। अब अमेरिका की सैंक्शन लगने के बाद रशियन जो ऑयल एम्पायर है, जो लुकोइल और रोजनेफ्ट, दो बड़ी कंपनियां वही सारा व्यापार करती हैं, अब उनको लगना शुरू हो गया है कि सैंक्शन के बाद हमारा जीना थोड़ा मुश्किल हो गया है। रशिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी लुकोइल, अब उन्होंने कहा कि हम अपनी जितनी भी फॉरेन के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम बेचेंगे। अब ये एक पैनिक रिएक्शन है। जी हाँ, उनका कहना कि हमारा सैंक्शन लगने के बाद अब हमारी कंपनियों का तेल कोई नहीं खरीद रहा है, इंडिया भी नहीं खरीद रहा है और चाइना ने भी कम कर दिया, तो बिना उसके हम क्या करें। तो जो ऑयल एम्पायर था रशिया का अब क्रम्बल हो रहा है, अब वो कोलैप्स हो रहा है। तो दूसरी सबसे बड़ी जो कंपनी, अगर लुकोइल कहता है कि हम अपनी सारी फॉरेन एसेट्स को बेचेंगे, आप समझ सकते हो कि सिचुएशन कितनी ख़राब हो चुकी है इस समय। जो भी लेन देन की सारी परमिशन है सिर्फ 21 नवंबर तक है, 21 नवंबर तक जो करना है कर लो। और लुकोइल 21 नवंबर तक सब कुछ बेच बचा के फ्री होना चाहती है। लुकोइल के पास 11 देशों में ऑयल और गैस प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सेदारी है। बुल्गारिया और रोमानिया में रिफाइनरीज हैं और नेदरलैंड की एक रिफाइनरी में 45% का शेयर लुकोइल के पास है। अब लुकोइल और रोजनेफ्ट दोनों पर सैंक्शंस लग चुकी हैं।
रशिया की मेन कमाई इन दोनों से आती थी, करीब 25% रशिया का पूरा रेवेन्यू यहाँ से आता था। लेकिन ये पूरा का पूरा जब से ये सैंक्शंस लगी हैं तो यहाँ से चीज़ें हाथ से निकल गई हैं। चलिए साहब, ये अमेरिका की पावर है साहब, उसके सामने हिंदुस्तान भी असहाय है, चाइना भी असहाय है और रशिया भी असहाय है। द पावर ऑफ अमेरिका, पावर ऑफ दादागिरी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी जर्नलिज्म को सपोर्ट करने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। विदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।